गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल जो 66वीं पीएस मेंस का जो कॉपी है उसका मैं एनालिसिस करूंगा। और इसके पहले मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉपी डाल दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुझे टोटल 150 मार्क्स मिले थे 300 में। और यहाँ मैं बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आंसर को ऊपरी तौर पर एनालाइज कर दूंगा। आप वीडियो पहुँच कर देख लीजिएगा, पूरा मैं आंसर नहीं पढ़ पाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, पहला का सेगमेंट है वो था कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्लेट का डिफिनेशन दिया, उसके बाद बताया कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। प्लेटों के प्रवाह एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में सिद्धांत प्रसिद्ध विद्वान मैकेंजी पार्कर तथा नॉर्गन द्वारा उनसे शोषण दिया गया था, ये मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि प्लेटों संचलन का कारण क्या है, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया था। इसके बाद आगे मैंने बताया यहाँ पे कि प्लेट संचलन किस तरह से भूपटल में बदलाव लाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तीनों गति के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ कैसे बदलाव लाते हैं मैंने बताया था कि अभिसारी जब गति होती है तो कौन कौन से स्थलाकृति निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभिसारी गति मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो महाद्वीपीय संचलन उदाहरण मैंने दिया था इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार बना है। फिर यहाँ पर मैंने दिया था महासागरीय संचलन, इससे मैंने बताया था जापान द्वीप का निर्माण हुआ है। फिर मैंने बताया था महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, तो यहाँ पर नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दोनों का यहाँ दिखाया था, और दिखाया था कैंडिज पर्वत का निर्माण इसी से हुआ है। तो इस तरह मैंने दिखाया कि कैसे भूपटल पर नए स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। फिर मैंने अब सारी गति का एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी मैंने दिखाया उस चीज़ को। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने, मध्य अटलांटिक कटक का एग्जाम्पल दिया था, और उसी के बाद मैंने आगे इसको थोड़ा उसको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने इसको निष्कर्ष दे दिया था, क्योंकि इसको ये 25 नंबर वाला था, ये 50 नंबर का होता है, लेकिन 25 के 2 पार्ट थे, तो 25 नंबर था, इसको 300 वर्ड में आपको लिखना था। तो मैंने उसी के अप्रॉक्स में से लिखा हुआ है। ठीक है, लगभग 3 पेज मैंने इसको लिखा हुआ है, 1 2 3, थोड़ा सा ये चला गया 3 पेज में। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था कि शुष्क पर्यावरण के अपरदन और निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन करें। ये कुल मिलाकर कह रहा है कि शुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पवन द्वारा क्या क्या बनता है। शुष्क प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख रूप से पवन का योगदान होता है। अपरदन के कारक के रूप में पवन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को प्रभावित करता है, जिससे घर्षण एवं निक्षेपण से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब मैंने बताया था यहाँ पे अपवाहन के द्वारा क्या क्या मेनली तीन प्रकार के गति से होता है, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण द्वारा। ये मैंने तीनों बता दिया था। इसका बताया था कि अपतरणात्मक स्थलाकृति कौन कौन से क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में दे दिया छद्रक शिला, इसके बालका स्तूप, याडांग, जुजेन, ये मैंने बताया था यहाँ पर कि इसका थोड़ा बहुत फीचर बताया था यहाँ पे पॉइंट में। फिर मैंने यहाँ फिगर बता दिया, इसका फिगर बना दिया। फिर जुजेन के बारे में बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वीडियो पहुँच जाएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद याडांग के बारे में बताया था, ये यहाँ मैंने फिगर बनाया उसका। अब मैंने बताया कि पवन के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति, वो अपरणात्मक था या निक्षेपात्मक, दोनों तरह बताना पड़ेगा आपको। तो निक्षेपात्मक बताया था कि अर्धचंद्राकार टीला, बालका स्तूप, लोयस के मैदान, और उससे मैंने आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मुझे मिले 13.5 नंबर, उसमें मुझे मिले तो 13.5, इसमें 13.5 मिले हैं, तो दोनों मिला के मुझे 27 मिला है, यानी 50 में 27 नंबर मुझे मिले हुए इसमें। इसके बाद आते हैं सेकंड। तो सेकंड का जो पहला सेक्शन था वो था कि विभिन्न प्रकार के वाताग्र और उससे संबंधित मौसम का विवरण दे। तो पहले मैंने यहाँ बताया था वाताग्र क्या होता है, और यहाँ मैंने फिगर के माध्यम से समझाया था। फिगर थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास किया था। फिर वाताग्र मैंने यहाँ बताया था कि होता क्या, वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया, वाताग्र जनन, वाताग्र क्षय की प्रक्रिया, फिर वाताग्र क्षय, ये 4 टाइप इसका होता है। फिर प्रकार बताया था कि उष्ण वाताग्र, शीतल वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थिर वाताग्र। इसके बाद मैंने 4 वाताग्र को यहाँ डिटेल कर दिया था। उष्ण वाताग्र, यहाँ मौसम कैसा होता है। इसके बाद शीत वाताग्र, और फिर इसका यहाँ फोटो बनाया था। फिर उसमें बताया था कि मौसम कैसा होता है यहाँ पे। फिर अधिविष्ट वाताग्र बताया था, यहाँ पे ये फिगर बनाया था, और यहाँ पर मौसम एक लाइन बता दिया था। फिर स्थिर वाताग्र, फिर वहाँ का मौसम बताया था मैंने। इससे मुझे 13 नंबर मिले हुए। फिगर थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, फिगर का फर्क पड़ता है। अगर फिगर अच्छा बनाएगा तो नंबर भी आपका अच्छा आएगा।
तो यहाँ थोड़ा फिगर मेरा डाउन हो गया है, तो इसीलिए नंबर भी 13 नंबर यहाँ है इसमें मेरा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जल चक्र क्या है, इस चक्र के विभिन्न अवयव किस प्रकार काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, इस तरह क्वेश्चन 60 से 62 से लेके 65 तक पूछा नहीं था। बाकी सब क्वेश्चन तो रिपीटेड था, घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन आता था। तो ये नया क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको दिमाग लगा रखना था इसको, ठीक है। तो मैंने वही किया था वहाँ पे, सबसे पहले जल चक्र को डिफाइन किया था। जल चक्र यह संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें जल विभिन्न स्रोतों से जलवाष्प बनकर अन्य माध्यम में वायुमंडल से प्रवेश हो जाता है, पुनः बादलों के माध्यम से संग्रहण की प्रक्रिया द्वारा वर्षण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुँचता है। तो ये पूरा मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे, यहाँ फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था यहाँ से मैंने, कि यहाँ पे जलवाष्प बनता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद पुनः वो बादल में संग्रहित होता है, पुनः वापस आया था धरती पे। तो छोटा सा फॉर्म में इसको फिगर से समझाने का प्रयास किया था। फिर जल चक्र का अवयव प्रक्रिया, इसको मैंने इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा था, इसी चीज़ को कि किस तरह संग्रहण होता है, संग्रहण जलवाष्प बनता है, जलवाष्प में किस तरह संग्रहण होता है, फिर दोबारा वर्षा होता है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ड में। या इसको और बेहतर लिखा जा सकता था, लेकिन अचानक वहाँ पे याद लिखना था, सोच समझ लिखना था, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया यहाँ पे और उतना अच्छा नहीं हो पाया। 2 ही पेज में मैंने लिखा है इसको, एटलीस्ट इसको 1 पेज और लिखना था मुझे, और फिगर भी एक आध और ऐड करने थे। इसमें मुझे 12 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले सेशन में 13 मिला था और इससे मुझे 12 मिला है, तो मुझे टोटल 25 नंबर से मिले हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, ये लास्ट क्वेश्चन था ये। इसमें था कि विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और लेब्राडोर धारा के तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर महासागरीय जलधाराओं को डिफाइन किया, फिर बताया कि क्या क्या कारण है महासागरीय जलधाराएँ के, शॉर्ट बताया। फिर विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराएँ, तो यहाँ मैंने अलग अलग बांट दिया था। अटलांटिक महासागर का अलग बांटा था, गर्म और ठंडा, यहाँ पर गर्म का सारा एग्जाम्पल है, या ठंडा का सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉकलैंड, वेंगुला, लेब्राडोर। इसके बाद फिर प्रशांत महासागर को मैंने यहाँ लिया, गर्म और ठंडा अलग अलग दोनों नाम से बता दिया, ठीक है। फिर हिंद महासागर, यहाँ भी मैंने वही काम किया, गर्म को अलग से बताया, ठंडा को अलग से बताया। इसके बाद अब मैंने बताया यहाँ पे कि जो भी यहाँ पर जलधारा है वो अपने क्षेत्र में बदलाव लाती है, मौसम में बदलाव लाती है। तो यहाँ पूछा था किसमें, लेब्राडोर और अटलांटिक प्रवाह में, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में। तो यहाँ मैंने लेब्राडोर लिखा, यहाँ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह लिखा। और वहाँ का मौसम में क्या क्या बदलाव होता है वो मैं शॉर्ट फॉर्म एक एक लाइन में बता दी। यहाँ पे 25 वर्ड में लिखना, 25 नंबर का था तो बहुत ज़्यादा इसको बनता नहीं लंबा लिखने का, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से मुझे इसमें टोटल 13.5 नंबर मिले, ठीक है। इसमें और नंबर मिल सकता था अगर मैं फिगर बनाता तो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अटलांटिक महासागर गर्म और ठंडा, यहाँ मुझे पूरा वर्ल्ड मैप बना के अटलांटिक महासागर जलधाराओं को दर्शाना था, तो शायद दर्शाता तो मुझे 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता, वो मैंने नहीं किया, थोड़ा टाइम कम पड़ेगा तो इसलिए नहीं कर पाया, तो मुझे यहाँ पर 13.5 नंबर मिले यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, थर्ड का भी सेक्शन 1 में जब चल रहा है, वो था कि पारिस्थितिक असंतुलन और संतुलन से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीय पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि पारिस्थितिक असंतुलन होता क्या है। जब पारिस्थितिकी के विभिन्न घटक के मध्य असंतुलन इस स्तर बिगड़ जाए जहाँ वह स्वयं को पुनर्स्थापित करने में सक्षम ना हो या स्थिति में ना हो, तो इसको हम पारिस्थितिक असंतुलन कहते हैं। ये मैंने बताया था, यहाँ पे कई कारक जिम्मेदार होते हैं, यहाँ मैंने बताया था। फिर संतुलन क्या होता है, संतुलन जो उसका रिवर्स होता है कि अपने आप को वो पुनर्स्थापित कर ले। जब पारिस्थितिकी के मध्य विभिन्न घटकों या विभिन्न घटकों यथा जैविक अजैविक, जैविक एवं अजैविक के अंतर्क्रिया निर्बाध रूप से संचालित होती है तथा उनमें परिवर्तन का स्तर उतना ही होता है जितना स्वयं को वो समायोजित कर पाए, तो इसको पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। परिवर्तन उसमें भी होता है लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब एडजस्ट न कर पाए तो उसको असंतुलन बोलते हैं। तो मैंने दोनों को डिफाइन किया यहाँ पे। फिर मैंने बताया कि वह कौन कौन से तत्व हैं जो कि पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देते हैं। तो मैंने इसको 2 भाग में बांटा था। पहले मैंने जैविक घटक में बताया था कि कौन कौन से हैं जो असंतुलन पैदा करें, जैसे कि वनों का ह्रास, कोरल ब्लीचिंग, जैव विविधता का ह्रास, समुद्री प्रतत में अवनति, ये सारे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। ये सारे जैविक घटक एग्जाम्पल थे। फिर मैंने अजैविक घटक एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या क्या असंतुलन हो रहा वो बताया था। जैसे कि वायु प्रदूषण, कारण बताया था मैंने कि उद्योगों से निकलने वाला वायु, धुआं, वनों में आगे, बहुत लंबा जाता पर 25 नंबर में लिखना था, 25 नंबर का था तो शॉर्ट में लिखना था, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। फिर जल प्रदूषण मैंने यहाँ सबको अलग अलग बताया था। फिर मृदा प्रदूषण, ओजोन परत का अपक्षय।
फिर अंतरिक्ष कचरा एक नया जो है सिस्टम है उसको मैंने बताया था। फिर बताया प्रभाव से क्या हो रहा है, तो प्रभाव मैंने बताया था समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का लुप्त होना, पर्यावरणीकरण का आना, समुद्री परितंत्र का नकारात्मक प्रभाव, इसे सारा मैंने बताया था यहाँ पे और निष्कर्ष हमें दे दिया था यहाँ पे। और इसमें मुझे 14.5 नंबर मिला क्योंकि लगभग सारा डायमेंशन मैंने ऐड कर दिया था, तो 14.5 नंबर मिल गया इसमें मुझे। तो टोटल मुझे इसमें पिछले वाले मुझे मिला था 13.5 नंबर, देख लेता हूँ मैं, 13.5 और इसमें 14.5, इसमें टोटल 27 नंबर मिले हुए थे, सॉरी 28 नंबर मिले थे, 28 14 13, हाँ 28 नंबर मुझे 50 मिले थे। इसके बाद आते हैं अब सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इसमें मैंने पहला अटेम्प्ट किया था कि भारत के मुख्य भू प्राकृतिक खंड कौन से हैं, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और धरातलीय कृतियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले बताना था कि भारत की प्रमुख भूखंडीय आकृति कौन सी है, तो उसमें लिखा था कि भारत विशाल प्राकृतिक विविधता वाला देश है तथा यहाँ सभी प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। 43% भाग में मैदान, 28% भाग में पठार, 18% भाग पर पर्वत और 10% भाग पर पहाड़ी है। इसी को मैंने यहाँ पर कर दिया था। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश। ये क्वेश्चन बार रिपीटेड है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो इसको मैंने बताया था। फिर मैंने यहाँ पर हिमालय के बारे में पूछा हुआ है ये, तो हिमालय को पहले मैंने बताया कि उसका फीचर क्या है। इसके बाद हिमालय को मैंने बांट दिया था, हिमालय का धरातलीय कृति पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर हिमालय लिखा, हिमालय के बाद मैंने बांट दिया ट्रांस हिमालय, उसका कुछ फीचर यहाँ पर लिखा है पॉइंट में, थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि जगह कम था। फिर महान हिमालय, यहाँ पर मैंने उसका फीचर बताया कि लंबाई कितनी है, किस प्रकार चट्टान पाई जाती है, कब उसका निर्माण हुआ। फिर लघु हिमालय, फिर फाइनली शिवालिक हिमालय, और यहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ी जो प्रोतोला पहाड़ी है, इसको मैंने किया यहाँ पे। कंक्लूजन लिखने का टाइम मिला नहीं क्योंकि पेज कम था और समय भी कम था, तो इसमें मुझे 13.5 नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, 25 में 13.5 मिला है। अब आगे देखते हैं 7 का बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक था और जर्नलिस्ट को तैयार एक आदमी जाता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया था कि भारत में जनजातीय जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का विवरण दे। जनजातीय जनसंख्या का भौगोलिक वितरण पूछा था, तो स्पेसिफिक उनके कहाँ कहाँ लोकेट है, आपको पूरा एरिया पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है वो आपको बताना पड़ेगा मैप के थ्रू। तो प्रयास किया था मैंने, मुझे पूरा तो याद नहीं था पर मैं जितना था मैंने वहाँ प्रयास किया था। मैंने बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनजातियों का कुल जनसंख्या का जनजातियों की संख्या 8.5% है। फिर मैंने बताया था कि उनकी कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याएं रही है। फिर भौगोलिक वितरण बताया था, जहाँ तक मुझे याद था कि जम्मू कश्मीर डोगरी, भूटिया सिक्किम में, संथाल मुंडा ये झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में, सेम्पे नाम का हो जाएगा ये अंडमान निकोबार में, गोंड मध्य प्रदेश में, और पीबीजीटी जो जाती है वो ज़्यादातर साउथ में पाई जाती है, तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया था। पर इसके बाद मैंने बताया था कि प्रमुख समस्या क्या इनके समक्ष है, तो शिक्षा का स्तर, फिर आधारभूत संरचना की कमी, वही सारा कॉमन पॉइंट, योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाना, इस तरह बताया था। बट कुल मिला क्वेश्चन ऐसे मेरा एवरेज था ये, क्योंकि फोकस करना था इसमें भौगोलिक वितरण पे, वो मेरा खाली एक पक्ष में ही रह गया, दूसरा पक्ष मैंने समस्या को बता दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर मुझे यहाँ पर 10.5 से मिला। इसमें संभावना था अगर भौगोलिक वितरण अच्छे से पता होता तो डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते, तो आराम से इसमें 14 नंबर तक आ जाता था। तो यहाँ पर 3-4 नंबर कम रह गया। अब आते आगे, तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण क्या है। तो इसको मैंने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले मैं बताया था कि वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन इसके अंदर प्रादेशिक स्तर पर काफ़ी असमानता है। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ क्लियर किया। जैसे बिहार को मैंने बताया था कि एक और जहाँ भारत के प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.5 लाख के राउंड है, वहीं बिहार का लगभग 50,000 के राउंड है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना असमानता है। तो फिर इससे पूछा था कि मुख्य कारण क्या है, तो मैंने कारण बताया था कि भौगोलिक कारण, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत पठार, और इसके बाद फिर मध्य क्षेत्र मैदान, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मैंने सारा बताया था। यहाँ पे जैसे बिहार के 28 जिले प्रभावित रहते हैं बाढ़ से और 12 जिले सूखा से, तो अब इससे कि वहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे साइक्लोन वगैरह का भी एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐतिहासिक कारण बताया था कि बंगाल, दिल्ली ये सब सेंटर रहते शुरू से ही, तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, बाकी जो बिहार वाला रीजन था वहाँ डेवलपमेंट कम हो पाया। फिर मैंने जनसंख्या कारण बताया था कि यूपी बिहार में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दोनों मिला के 25% जनसंख्या को कवर करते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से संसाधन बोझ होता है अगर कौशल युक्त ना हो तो एक रीजन कहीं ना कहीं बनता है पिछड़ेपन का ये भी। फिर राजनीतिक कारण बताया था और अन्य कारण कुछ ले लिया था मैंने। इस तरह से इसको मैंने सारे कारण को शॉर्ट में लिख के कंक्लूड कर दिया था। मुझे इसमें 12.5 नंबर मिले। ठीक है, इसको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 का भी। ये क्वेश्चन था भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। उस समय काफ़ी चर्चा बताइए क्योंकि उस समय जो जस्ट 1 साल पहले ही गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा था। उससे मैंने शुरुआत भी किया कि 20 जून 2020 को भारत चीन गलवान घाटी में भारत के 20 और चाइना के यहाँ थोड़ा कट गया सही उतने शहीद हुए। इसका बताया था कि 11 राउंड की बातचीत होने के बावजूद अभी भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ और तनाव जारी है। फिर सीमा विवाद का प्रमुख कारण मैंने बोला था क्योंकि मुद्दे की बात कर रहा था तो कारण बताना था, समस्या समाधान कैसे होता है ये बताना था, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। तो सबसे पहले चीन द्वारा कोरोना वायरस से दुनिया को ध्यान हटाना। इसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा था भारत द्वारा DSTB रोड का बनाना, आधारभूत संरचना का जो विकास कर रहा है भारत बॉर्डर एरिया पे वो भी कारण बना है चीन के अग्रेसन का। दूसरा भारत के क्वाड की ओर अधिक झुकाव और चीन को चुनौती। इसके बाद चीन का एशिया के प्रतिद्वंदी भारत को एशिया में एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और हमेशा उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करना चाहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। दूसरा जम्मू कश्मीर का पुनर्सीमांकन में कहीं ना कहीं कारण माना था, जो लद्दाख वाला जो रीजन है उसका सीमांकन किया गया, उससे चाइना नाराज था। तो ये सब कारण है भारत चीन सीमा विवाद के, और भी कारण है लेकिन मेनली यही कारण है। फिर मैं बता विवाद विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो 2 क्षेत्र विवाद है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे है जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर मैंने इंडिकेट करने का प्रयास किया था, जैसे गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग लेक और गोगरा पोस्ट, ये डेप्सोंग प्लेन है यहाँ पे। फिर जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है झड़प। अभी कुछ दिन पहले आज ही सुनने मिलेगा 9 तारीख को झड़प हो गया था चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो यहाँ पर भी शुरू से विवाद रहा। तो ये सारे पॉइंट हैं चाइना और इंडिया के बीच जो विवाद के क्षेत्र ये सारे हैं मैंने बता दिया था। टकराव के बिंदु क्या क्या हैं तो बताया था मैंने, भारत जॉनसन लाइन को मानता है, चाइना नहीं मानता है। इसके बाद मैकमोहन लाइन को चाइना मानता ही नहीं है, उसको औपनिवेशिक मानता है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर पॉइंट एक एक करके बता दिया था। स्पष्ट सीमांकन का भाव स्पष्ट सीमांकन है ही नहीं, चाइना का वर्जन कुछ और है, इंडिया का वर्जन कुछ और है, तो ऐसे में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। फिर मैं बताया समाधान क्या है, तो समाधान को मैंने यहाँ बताया था कई सारा बातचीत हुई है पर उसको और बातचीत करने की आवश्यकता है। फिर चीन की आक्रामक नीति के बदले भारत को भी अपने विदेश नीति में बदलाव करना होगा। भारत किया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अपना विदेश नीति में बदलाव नहीं किया है, भारत काफ़ी हद तक बदलाव किया है। और जैसे कि 9 तारीख दिसंबर को जो अभी हुआ भी था चाइना और इंडिया के बीच में जो घमासान झड़प हुई थी वहाँ पर दोनों भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ठीक है, चाइना के भी 10 सैनिक घायल हुए और भारत के भी लगभग 8 के अराउंड घायल हुए। तो भारत की विदेश नीति ऑब्वियसली चेंज हुई है पहले से, तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है। तो लगभग सारे टाइम से मैंने कवर कर दिया था, तो मुझे इसमें 3.5 नंबर मिले। मैप का मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, मैप हालांकि उतना अच्छा है नहीं लेकिन कोशिश किया था। ठीक है, इसके बाद मैंने चलता हूँ आगे को लास्ट क्वेश्चन पे। जो अंतिम क्वेश्चन का पहला सेक्शन है वो है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालें। इस वक्त मेरा टाइम बहुत कम था, मैंने इसको बहुत जल्दी आज ही दोनों क्वेश्चन को लिखा हुआ है क्योंकि उधर ज़्यादा टाइम दे दिया था मैं, तो थोड़ा टाइम मुझे कम पड़ गया था। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि सारे टाइम से मैं कवर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक भी EEZ क्षेत्र नहीं है तथा उद्योग के मामले में बिहार अन्य क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। कारण बताया था, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, शॉर्ट में ही सारा बता दिया था। भौगोलिक मैंने बताया था सारा, भूआबद्ध राज्य, कृषि प्रधान राज्य, 2/3 भूमि कृषि योग्य। फिर 2000 में जब झारखंड अलग हुआ सारा संसाधन वहाँ चला गया। फिर आर्थिक कारण बताया था, प्रतियोगिता सबसे कम, पूंजी का भाव, निवेश का माहौल नहीं। राजनीतिक कारण बताया था कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सही लाभार्थी की पहचान, ये सारा मैंने कारण बताया। परिणाम बताया कि पलायन की समस्या, शहरीकरण मात्र 11%, रोजगार का अवसर नहीं, कृषि पर निर्भरता 70%, विकास और रोजगार प्रमुख नहीं, विकास और रोजगार उन्मुख नहीं, कई मानकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे। और फिर मैंने इसका निष्कर्ष दे दिया था, मतलब कुल मिला के एवरेज लिखा था मैंने इसमें। तो नंबर मुझे यहाँ पर 10 ही मिले। इसमें कम से कम 1 पेज और बढ़िया से इसको सारे पॉइंट को एलेबोरेट करना था पर टाइम का अभाव में नहीं कर पाया, तो इससे मुझे 10 मिले हैं। संभावना थी इसमें लगभग 14-15 लाने की। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि बिहार देश में सबसे कम शहरीकृत राज्यों में क्यों शामिल है। तो मैंने इसको लिखा था यहाँ पे कि बिहार का शहरीकरण 11.3% है जबकि राष्ट्रीय औसत 31.2% है। यह दिखाता है कि बिहार
का शहरी का राष्ट्रीय औसत से कितना पीछे है। अब इस 1/3 लगभग है। कारण बताया था पूंजी का अभाव, कृषि प्रधान राज्य 70% कृषि पर निर्भर है, प्रतियोगिता आय कम होना, झारखंड का अलग होना। ये सारा बताया था कि शहरीकरण ना होने का कारण क्या है। ठीक है, बाढ़ सूखा से प्रभावित, ये सारा पॉइंट बताया था ना, बस कारण बताया था। इसमें मुझे सोल्यूशन में देना था और आगे की राह बताना था, वो मैंने छूट गया था समय के अभाव में। इस कारण से ये पूरा आंसर अपने आप में नहीं है, एक ही उसका पक्ष है, दूसरा पक्ष छूट गया था इसमें। और यही कारण है कि मुझे 25 में से 10 नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज में हमेशा अक्सर इंसान शुरुआत में टाइम ज़्यादा देता है। अगर ये चीज़ थोड़ी सही हो जाती है तो आराम से मुझे इसमें 15-15 मिल जाते हैं और 170 के 160-70 के रेंज में स्कोर होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसे यही सीख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, मैप डायग्राम बनाइए, राइटिंग अपना अच्छा रखिए और कोशिश कीजिए कि टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको वही सब आते हैं। इस बार से तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो थोड़ा चुनौती बन गया है, सारे ऑप्शन के लिए बन गया है। ज्योग्राफी के लिए बना हुआ है, तो आप सारे सेगमेंट कवर करके जाना पड़ेगा आपको। तो इस बार आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। जो लोग सर्टिफिकेट का मैसेज देने वाले हैं उन सबको ये काफ़ी, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।